तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी ग्रुप में। तो आज इस वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं बीएससी के सेकेंड ईयर का बॉटनी का फर्स्ट पेपर, जिसमें हम सेकेंड लेसन से आपको पढ़ाएंगे वनस्पत नामकरण यानी कि बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या आता है, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या होती है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी कि जो इसका नेम होता है द्विनाम पद्धति, जो उसका नेम होता है जाति का नाम, वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जाति का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल क्या है, क्वार्कस। जैसे कि क्वार्कस है तो क्वार्कस इसमें वंश को बताता है, और एल्बा जो कि एल्बा है वो स्पेसिफिक नेम है। तो यहाँ पर द्विनाम पद्धति का मीन्स क्या आता है कि इसका जो जाति का नाम होता है वो दो शब्दों से मिलकर होता है, जिसमें फर्स्ट वंश को दर्शाता है और दूसरा उसके स्पेसिफिक नेम को दर्शाता है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों कि अब इसका उपयोग किसने किया था। जो द्विनाम पद्धति है इसका उपयोग किसने किया था, तो इसका उपयोग सबसे पहले लिनियस ने किया था 1751 यानी कि 1751 में इसका उपयोग किया था। और इन्होंने एक बुक प्रकाशित की थी जिसका नाम था फिलोसोफिया बॉटेनिक बुक। ये कब प्रकाशित है, इसका जब पहला अंतर्राष्ट्रीय बोटेनिक सम्मेलन हुआ तब इसमें ये बुक प्रकाशित हुई थी 1751 में। और इसका ये कहाँ पर हुई थी, पेरिस में हुई थी। जो ये बुक प्रकाशित हुई थी पेरिस में प्रकाशित हुई थी 1751, यानी कि जब इन्होंने द्विनाम पद्धति का उपयोग किया था, इसका अध्ययन कर रहे थे, तभी इस बुक का प्रकाशन किया इन्होंने। और उसके बाद जो आधुनिक वनस्पत नाम पद्धति का सम्मेलन यानी कि संहिता हुई वो 1968 में हुई थी, जिसमें 12वें अंतर्राष्ट्रीय बोटेनिकल में उस लेनिनग्राड ने मान्यता दी थी। कब, 1975 में। तो लेनिनग्राड ने इसको मान्यता दी थी 12वें सम्मेलन में। उसके बाद आते हैं दोस्तों सिद्धांत पर। तो इसके सिद्धांत क्या थे, इसके सिद्धांत पहले जैसे यहाँ पे मैंने पहली चीज़ तो ये ट्रिक के फॉर्म में एक शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के बताया है कि इसको कैसे क्या शॉर्ट फॉर्म में आप कर सकते हो। तो सिद्धांत फर्स्ट क्या है, वनस्पति नाम पद्धति। तो वनस्पति नाम पद्धति में क्या होता है, वनस्पति नाम पद्धति यहाँ पे देखिए वनस्पति जंतु नाम पद्धति। तो वनस्पति जंतु नाम पद्धति में क्या होता है, वनस्पति नाम पद्धति जंतु नाम पद्धति से स्वतंत्र होती है। यानी कि जो वनस्पति नाम पद्धति है, बॉटनी है, वो किससे, जंतु नाम पद्धति यानी कि जंतु नाम पद्धति से स्वतंत्र होती है। यानी कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है, स्वतंत्र पूर्ण रूप से फ्री होती है। सेकंड क्या आता है, टेक्सानाम पद्धति के अनुसार। तो टेक्सानाम पद्धति के अनुसार क्या होता है, वर्गीकीय समूह अथवा टेक्सानाम पद्धति के अनुसार होता है। इसका जो नेम होता है वो वर्गीकीय समूह या फिर टेक्सानाम पद्धति के अनुसार होता है। थर्ड आता है प्रकाशन की प्राथमिकता पर। तो प्रकाशन की प्राथमिकता पर क्या होता है, वर्गीकीय समूहों के नाम पद्धति प्रकाशन की प्राथमिकता पर आधारित होती है। जो इसका वर्गीकीय समूह होता है उसका नाम प्रकाशन की प्राथमिकता पर आधारित होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, प्रत्येक टेक्सान का नाम वन। यहाँ पे मैंने प्रत्येक टेक्सान का नाम वन लिखा है। तो वन क्या होता है, यानी कि वन का मतलब एक ही नाम, केवल एक ही नाम होगा। तो नियमों के अनुसार प्रत्येक टेक्सान का एक ही नाम होता है, यानी कि कोई भी टेक्सान होगा उसका केवल एक ही नाम होगा, कोई दूसरा और नाम नहीं होगा। उसके बाद जो आता है
नाम, यानी कि इसका नाम क्या है, इसका नाम लैटिन में, मतलब कि इसका नाम टेक्सा का जो भी नाम होगा वो हमेशा लैटिन भाषा में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नियम पूर्वव्यापी। तो नियम पूर्वव्यापी क्या होता है, कुछ अवयवों को छोड़कर नामकरण के नियम पूर्वव्यापी, मतलब कि पहले की तरह होते हैं, पूर्वव्यापी होते हैं केवल कुछ नियमों को छोड़कर। उसके बाद जो आता है IIROBN, यहाँ पे मैंने यह शॉर्ट फॉर्म में इसको भी लिखा है IIROBN। इसका फुल फॉर्म होता है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रूल ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि वनस्पति नाम पद्धति के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय नियम। जो वनस्पति नाम पद्धति है उसका मुख्य अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड, मतलब कि पूरे विश्व में, जैसे कि अगर हम अपने देश में कोई वो करेंगे तो वो होगा राष्ट्रीय। अगर देश विदेश तक जाएगा यानी कि पूरे वर्ल्ड में पहुंचेगा तो उसका क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल। तो यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट यानी मुख्य, इंटरनेशनल रूल ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसकी पहली तो होती हैं सभाएं। इसकी सभाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, अंतर्राष्ट्रीय होंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय पहला जो है पेरिस में 1867 में किया गया। उसके बाद हमारा सेकंड कहाँ पर किया गया, सेकंड किया गया था कैम्ब्रिज, यानी कि 1930 में। थर्ड किया गया एम्स्टर्डम में 1935 में। और फोर्थ किया गया वियना, यानी कि 1950 में। और स्टॉकहोम 1950 में किया गया। और इनको किस आधार पर किया, वर्तमान आधुनिक वनस्पतिक नाम पद्धति का निर्माण किस पे किया गया, वर्तमान वनस्पति शास्त्रियों द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में किए गए विचार विमर्शों। यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो अधिकतर कांग्रेस के विचार विमर्शों, यानी कि कांग्रेस के अंडर में ही की जा रही है। तो कांग्रेस में किए गए विचार विमर्शों के आधार पर किया गया है, जिसकी रूपरेखा आपको हम दिखा रहे हैं, ये होती हैं। इसमें कुल 10 होती हैं। टेक्सा रैंक क्या होता है, फर्स्ट हमारा आता है टेक्सा रैंक। और टेक्सा रैंक में क्या होता है, टेक्सा रैंक संहिता में टेक्सान को एक वचन कहा जाता है, यानी कि जो अभी हमने आपको बताया जिसमें ये बुकें प्रकाशित हो रही थी, जो सम्मेलन हो रहा था, इसको हम संहिता बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संहिता बोलते हैं। तो इन संहिताओं में इन टेक्सान को एक वचन में संहिता कहते हैं, जो किसी रैंक के वर्गीय समूह को प्रदर्शित करता है। जो रैंक होता है, टेक्सान होता है, वो किसी रैंक के वर्गीय समूह को प्रदर्शित करता है। किसी जाति का रैंक आधार होता है, कोई भी जाति होगी उसका रैंक क्या रैंक का आधार होता है। और टेक्सा के रैंक से संबंधित जाति, वंश, कुल, आर्डर, वर्ग, किंगडम, ये सभी सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जाति को वंश में सम्मिलित किया जाता है। जो प्रत्येक जाति होगी उसको वंश, कुल, ऑर्डर, इन सभी में सम्मिलित किया जाता है, तथा कुल वंशों को कुल में और कुलों को इस प्रकार क्रम चलता रहता है, जिससे वर्गीकरण की इकाइयों का निर्माण होता है। यानी कि जाति से वंश में, वंश को कुल में, कुल को ऑर्डर में, और ऑर्डर को वर्ग में, और वर्ग को किंगडम, ये पूरा क्रम चलता रहता है इसी प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रारूपीकरण। प्रारूपीकरण में हम बात करेंगे। फर्स्ट प्रारूपीकरण में आपको जो ध्यान रखना है, हार्बेरियम सीट। हार्बेरियम सीट दोस्तों, यहाँ पे हार्बेरियम सीट का वर्क क्या होता है, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई भी फल लिया या कुछ भी लिया, उसको क्या करेंगे हम
उसको उसी में रख देंगे ताकि वो उसका जो, जैसे कि ऐसे अगर हम फलों को परिरक्षित करने के लिए, ऐसे हम फलों को परिरक्षित नहीं कर सकते। अगर उनको हम रखेंगे तो उनका रस जो है वो निकल जाएगा या कुछ वो खराब हो जाते हैं। तो इसको हम हार्बेरियम सीड पर इस प्रकार लगाते हैं कि उनके चित्रों के माध्यम से हम उनको आसानी से उसके बारे में आसानी से अध्ययन कर सकें। तो प्रारूपीकरण में होता क्या है, तो पौधे का नाम पद्धति पर आधारित होता है। जो पौधे का नाम होता है वो एक पद्धति पर आधारित होता है। किसी उच्च श्रेणी यानी कि किसी उच्च श्रेणी के पौधे की जाति अथवा निम्न श्रेणी की इकाइयों का नाम, पद्धति एवं प्रकार सामान्यतः एक वनस्पति संग्रहालय का स्पेसिमेन होता है। यानी कि जो नाम पद्धति के आधार पर होता है, किसी ऊंची श्रेणी या निम्न श्रेणी, इनका नाम एक वनस्पति संग्रहालय का स्पेसिमेन होता है। जैसे कि रसदार फलों को शुष्क रूप में अपने लक्षणों को भली भांति परिरक्षित नहीं कर सकते हैं। जो उनके अगर वो सूख जाएंगे तो वो अपने अंदर के जो भी लक्षण होते हैं उनको पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसलिए हम इसको हार्बेरियम सीड पे इस प्रकार लगाते हैं कि उनके चित्रों को देखकर हम उसके बारे में आसानी से अध्ययन कर सकें। अब इसको दोस्तों हम पहचानते कैसे हैं, जो फल जो होता है उसको हम कैसे पहचानते हैं, तो पहचानने के हमारे दो तरीके होते हैं, लक्षण और टाइप। दो तरीक़ों से, इनके लक्षणों से और इनके टाइप से। यदि लेखक द्वारा दिए गए पौधे की पहचान, लक्षण और टाइप स्पेसिमेन द्वारा प्रदर्शित पौधे के लक्षण समान नहीं होते, जो स्पेसिमेन द्वारा दिया गया हो अगर उससे मतलब कि मिलते जुलते ना हो, तो स्पेसिमेन द्वारा प्राप्त लक्षणों को ही शुद्ध मान लेते हैं। अगर स्पेसिमेन मान से ना मिलते हो तो हम स्पेसिमान को ही शुद्ध मान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं स्पेसिमेन और प्रारूपीकरण के किसी भी विवेचन में स्पेसिमेन्स के लिए अनुपयुक्त शब्दों की परिभाषा से संबंधित प्रश्न उठता है। स्कॉट होम कांग्रेस ने निम्न प्रकार के स्पेसिमेन संख्या के निर्देश दिए हैं। मतलब कि इनसे स्पेसिमेन्स और प्रारूपीकरण में कुछ विवाद उठते हैं या कुछ इनकी परिभाषा में कोई भी प्रश्न उठना है तो स्कॉट होम कांग्रेस ने कुछ निर्देश दिए हैं जिनको देखें। इसके निर्देश क्या है, हेलोटाइप, लेक्टोटाइप, नियोटाइप, पैराटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप। ये इनके निर्देश दिए हैं, जो कांग्रेस ने निर्देश दिए हैं, क्योंकि प्रश्न उठते हैं इसलिए निर्देश दिए हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो है प्राथमिकता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक ही पौधे का विभिन्न स्थानों पर अलग अलग वनस्पति नामों द्वारा वर्णन किया जा सकता है। मतलब कि इस सिद्धांत के अनुसार पौधे के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग वनस्पति नामों द्वारा वर्णन किया जा सकता है। जो पौधा होता है उसको हम अलग अलग वनस्पति नामों द्वारा वर्णन कर सकते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से वर्णन कर सकते हैं। स्मेरटोफाइटा के विभिन्न समूहों के पादप नामों के प्रकाशित होने के पश्चात मान्यता मिली, जिसे इसके प्रारंभ में मानते हैं। लिनियस का स्पेसीज प्लेंटेरम का प्रथम स्मरण मई सन 1753 को प्रकाशित हुआ। जो स्पीसीज प्लेंटेरम का प्रथम संस्करण था वो मई सन 1753 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है कुलों का नाम। तो कुलों के नाम में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले चीज कुलों के नाम में लास्ट में एशिया वर्ड लगा होता है। कुलों को जो नाम होता है उसमें लास्ट में एशिया वर्ड लगा होता है। जैसे कि हमने लिखा रोज़ा, तो रोज़ा में एशिया वर्ड हमने लास्ट में जोड़ दिया, क्या हो गया, रोजेसिया, रोजेसी हो गया। तो रोजेसी, जैसे इसी प्रकार से 8
पर लागू नहीं होता है, लेकिन इनका बार बार प्रयोग किया गया है, कई बार इनका प्रयोग किया गया है, तो इनका भी प्रकाशन कर दिया गया है। जैसे कि पामेला एक्रिशिया, क्रूसीफेरा, इस तरीके से इन सभी में क्या लास्ट में देखिए एशिया वर्ड जोड़ दिया गया है। तो पॉइंट क्या आता है, स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है दोस्तों, पौधे की स्पीसीज का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो स्पीसीज होता है उसका नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे कि द्विनाम पद्धति में क्या होता था, दो शब्दों से मिलकर बना होता था। एक वंश को दर्शाता था, दूसरा स्पेसिफिक नेम को दर्शाता था। वैसे ही इसमें क्या होता है, इस स्पीसीज में भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें वंश का जाति विशेषक होता है। यदि किसी विशेषक में दो या दो से अधिक होते हैं तो उन्हें जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस स्पीसीज का नाम किसी भी स्रोत से लिया जा सकता है। जो स्पीसीज का नाम होता है वो किसी भी स्रोत से लिया जा सकता है, किंतु जाति विशेषक को 8 वंशीय नाम की भांति नहीं होना चाहिए। मतलब कि 8 वंशीय नाम, जैसे कि यहाँ पे हमने ये 8 नाम दिए, तो इनकी तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे कि और इसमें किस प्रकार से होना चाहिए, फ्रेगमाइटिक, यानी कि इसमें क्या है, जाति विशेषक किसी वंशीय नाम को दोहराता है। जो इसका जाति विशेषक होता है वो किसी वंशीय नाम को दोहराता है, उसे टाटोनिम्स कहते हैं। जो वंशीय नाम को दर्शाता है उसे हम टाटोनिम्स कहते हैं। और वनस्पति नाम पद्धति में टाटोनिम्स को अवैध माना जाता है, यानी कि बहुत माना जाता है। उसके बाद लास्ट 6 नंबर पे हमारा क्या आता है, अंतःजातीय। अंतःजातीय में क्या होता है, अंतःजातीय टेक्सान के नाम। इसका पूरा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका पूरा होता है अंतःजातीय टेक्सा के नाम। इसमें दोस्तों क्या होता है, जब कोई अंतर्जातीय टेक्सान अपनी से उच्च टेक्सान का नाम पद्धति प्रकार होता है, यानी कि अगर कोई अपने से उच्च टेक्सान नाम पद्धति प्रकार होता है तो उसे विशेषकों जैसे कि टाइपस और ओरिजिनलस आदि द्वारा संबोधित किया जाता है। अगर उच्च है तो उसको हम टाइपस और इन सभी के द्वारा संबोधित करते हैं। इसे स्पेसिटा वार ओरिजिनलस MC वॉग जो लेबुला स्पेसिटा प्रकार को सम्मिलित करता है। यहाँ पे क्या है, लेबुला स्पेसिसियान लैम और वार स्पेसिटा, इन दो नामों से इसको पुकारा जाता है, मतलब कि इन दोनों नामों से इनको बुलाया। उसके बाद जो हमारा आता है कृषि पादपों के नाम। कृषि पादपों के नाम क्या होते हैं, जो यहाँ पे हमें मौलिक वर्ड याद रखना है। मौलिक वर्ड का दोस्तों यूज़ इसलिए होता है, जो भी जंगली पौधे कृषि में प्रयुक्त किया जाता है उनको हम मौलिक कहते हैं, उनके नाम मौलिक रहते हैं। यानी कि कोई भी अगर जंगली पौधा है उसको हम कृषि में यूज़ करते हैं तो उसका नाम मौलिक रहता है। जैसे कि कोइस्थेमेन पारेथेनियम, ये एक जंगली पौधा है जिसका हम कृषि में उपयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है 8 नंबर पर प्रभावी एवं मान्य प्रकाशन। प्रभावी एवं मान्य प्रकाशन की स्थिति इसमें क्या होती है, ये स्थिति आपको याद रखनी है। तो नए पौधे के नाम एवं वर्णनों को प्रभावी तभी माना जाता है जब छिपा हुआ मैटर सामान्य जनता को अथवा कम से कम 10 वनस्पति संस्थाओं को वितरित किया जाए। यानी कि जो मैटर होता है वो कम से कम 10 वनस्पतियों के नाम वनस्पति के वितरित
किया जाए। नए टेक्सा के नामों के मान्य प्रकाशन के लिए निम्नलिखित स्थितियां दी गई हैं। जो नए नामों के टेक्सान की हैं उनकी निम्नलिखित स्थितियां दी गई हैं। फर्स्ट स्थिति क्या है? प्रकाशन उपयुक्त की भांति प्रकाशन प्रभावी होना चाहिए। मतलब कि सभी की भांति इसका भी प्रकाशन प्रभावी होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है? प्रभावी प्रकाशन, यानी कि इसके साथ साथ पहले की गई पहचान वर्णन संदर्भ का प्रभावी प्रकाशन भी होना चाहिए। यानी कि जो पहले की गई है उसका भी प्रभावी प्रकाशन, जो प्रकाशन हो प्रभावी होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड आता है दोस्तों, उसमें क्या होता है? 1 जनवरी 1958 को या इसके बाद, मतलब कि या तो 1950 को या इसके बाद नए टेक्सान को नाम पद्धति प्रकार द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों 9 पॉइंट की बात, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जगह थोड़ी कम बची थी, लेकिन मैंने एक ही पेज में आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। तो टेक्सा के विभाजन नामों का धारण, यहाँ पे धारण नहीं होगा, धारणा होगा, जो कि धारण मैंने बोल दिया। जब कोई वंश 2 या 2 से अधिक वंशों में विभक्त होता है, यानी कि जब कोई वंश 2 या 2 से अधिक वंशों में विभक्त होता है तो उस वंश अथवा जाति को मौलिक नाम धारण करना चाहिए। यानी यहाँ पे आपको दोस्तों मौलिक नाम याद रखना है। हमने उसमें एक कृषि पादप में भी मौलिक नाम का यूज किया था, इसमें भी मौलिक नाम का सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या है? कृषि पादप में क्या होता है? जो जंगली थे उनका अगर हम कृषि में यूज़ करते हैं तो मौलिक बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वंशों में विभक्त किया जाता है तो उस वंश अथवा जाति के नाम को मौलिक नाम धारण करना चाहिए। इस प्रकार से किसी जाति को मौलिक जाति नाम धारण करना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है लिकानिस डायोका यहाँ पे एक मौलिक नाम है। तो दो जातियों, जैसे इसको 2 जातियों में विभक्त किया गया है। पहला क्या है? एल एमोंड मिल, और सेकंड क्या है? एल एल्बा मिल और एल एमोंड मिल में विभक्त किया गया है। यह नियम अंतर्जातीय टेक्सा के लिए लागू होना चाहिए, यानी कि जो आंतरिक जातीय होते हैं उनके लिए भी लागू होना चाहिए आपका। और दोस्तों हमारा 10th पॉइंट आता है टेक्सा नाम परिवर्तन। टेक्सा यहाँ पे फुल हेडिंग क्या होगी दोस्तों? टेक्सा के नामों में परिवर्तन। जो टेक्सा के नाम होते हैं उसमें परिवर्तन। तो पहला जो आता है स्थानांतरण, टेक्सान के स्थानांतरण द्वारा, यानी कि इसका नाम में परिवर्तन हम स्थानांतरण द्वारा कर सकते हैं। सेकंड आता है संयोजन, यानी कि एक ही रैंक के 2 टेक्सान के संयोजन द्वारा हम संयोजन द्वारा कर सकते हैं। और थर्ड आता है परिवर्तन, यानी कि टेक्सान की रैंक के परिवर्तन द्वारा। जब टेक्सान की रैंक में परिवर्तन होगा तब हम इसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी को, पहले तो आप सभी ये देख लीजिए, इस तरीके से आपको पॉइंट्स फॉर्म में लिख लेना है ताकि कोई भी कैसे भी आप लोगों को पढ़ने में, एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ने में दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, हमने पूरे मतलब कि यहाँ पे सब कुछ एक पॉइंट्स फॉर्म में सब कुछ पढ़ लिया है, छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड करके, जो कि हमारे पूरा 2 ही पेज में आ गया है। तो ये एग्ज़ाम के टाइम पर आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।